आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स, वो भी पूरे एक वीडियो में। ओके आज हम वेक्टर्स में पढ़ेंगे वेक्टर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर। आज हम इतना ही वेक्टर पढ़ेंगे जो आपको क्लास 12 फिजिक्स में ज़रूरी है। आज हम पढ़ेंगे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच सके, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारे सॉल्व, राइट। तो इस वीडियो में आपको मिलेगी थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों की प्रैक्टिस। सो माय नेम इज निशित एंड दिस इज योर चैनल बोर्ड स्कॉलर, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू आवर लेक्चर। सो वेक्टर्स क्या होता है? सो वेक्टर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आप जानते हो कि इस साइन को हम क्या कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं एंड, राइट। सो हम कह सकते हैं कि ये जो साइन है एस जैसा दिखने वाला, वो एंड को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। इसका काम ये जो एस जैसा दिखने वाला कैरेक्टर है वैसा ही है, ये जस्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता है वेक्टर क्वांटिटी को। अब आप बोलोगे वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? सो वेक्टर क्वांटिटी को समझने से पहले हम पहले समझेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। सो अब देखते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। सो अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली एंड डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। यानी वैसे ही अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसके बारे में खाली मैग्नीट्यूड से ही उसकी इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कह देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं मैं स्केलर क्वांटिटी के, तो मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा, ये कुछ एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी के, ठीक है। और एक और बात याद रखने जैसी है कि स्केलर क्वांटिटी में हम जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा यूज़ कर सकते हैं। जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा कुछ नहीं, सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको एक और अच्छा एग्जांपल दूंगा जिससे आपको स्केलर क्वांटिटी बस जाएगा आपके माइंड में। जैसे आप अब ये देखिए, दो केसेस लेते हैं हम, यहाँ केस 1, यहाँ केस 2। यहाँ हमने एक ली वेविंग मशीन। वेविंग मशीन यानी वजन मापने वाली मशीन, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, एक क्यूब रखते हैं जो समझ लो है 10 kg का, और इसके ऊपर एक और क्यूब रखते हैं जो है 5 kg का। एक्चुअली हम इसे ऊपर से देख रहे हैं, मतलब ये क्यूब हमें स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। सो ये वाला जो क्यूब है वो है 10 kg का, और ये जो अंदर वाला क्यूब है छोटा वाला वो है 5 kg का। सो हमें टोटल कितना मिलेगा, ये वेविंग मशीन हमें टोटल दिखाएगी 15 kg का, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, यही सेम वेविंग मशीन है अपने पास, ठीक है, यही सेम वेविंग मशीन है। उसमें हमें क्यूब लेते हैं यहाँ पे, ये भी 10 kg का है, ठीक है। लेकिन इस बार हम जो दूसरा छोटा वाला क्यूब है 5 kg का, वो वहाँ बाजू में रखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट केस में हमने एक के ऊपर एक स्टैक किया था, लेकिन सेकंड केस में हम इसे अलग रख रहे हैं, ठीक है। और ये भी है 5 kg का, ठीक है। तो भी आपको पता है कि रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट सेम आने वाला है 15 kg। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं इसको एक के ऊपर एक स्टेक करूँ या फिर अलग रखूँ, एंड में रिजल्ट वो 15 kg से दे रहा है। मतलब यहाँ डायरेक्शन का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ रहा है। इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मास एक एग्जांपल है स्केलर क्वांटिटी का, तो ये भी एक मास ही हुआ, ठीक है। और ये जो 10 kg 5 kg है, इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये जो जैसे 10 kg मास का मैग्नीट्यूड है, 10 ml वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड है, ये सब मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 10 + 5 15 kg 15 kg है। अगर मैं 10 और 10 रखता, ठीक है, दूसरा भी क्यूब 10 kg का होता है तो 20 क्यूब आता है। मतलब आप देख पा रहे हो, यहाँ से मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है, फर्क नहीं पड़ता आप एक के ऊपर स्टेक कर रहे हो, अलग रख रहे हो, एंड रिजल्ट सेम आ रहा है, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे नहीं। इसलिए हम मास को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया स्केलर क्वांटिटी क्या कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके लिए मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन नहीं, वो पूरा 100% मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करता है। सो अभी हमें पता चल गया स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो अब स्केलर क्वांटिटी पता चल गया, आप समझते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या है। सो अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन and obeys the triangle law of vector addition, or equivalently the parallelogram of vector addition is called a vector quantity। यानी वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करता है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन ऑल्सो, और उसे फॉलो भी करना पड़ता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
या फिर पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को। जैसे पहले हम एग्जांपल्स देंगे, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ये सब होते हैं एग्जांपल्स वेक्टर के, ठीक है। हम वेक्टर्स को जैसे स्केलर में हम डायरेक्ट सिंपली एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे थे वेट का, जैसे हमने पहले किया, वैसा हम वेक्टर्स में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं समझाता हूँ हम क्यों नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्या कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या है वो भी अच्छे से समझ आ जाएगी, और ये क्यों हम सिंपली एडिशन नहीं कर सकते वो भी पता चल जाएगा। सो इस एग्जांपल में एक दो केस ले रहा हूँ, पहले जैसे फर्स्ट केस, सेकंड केस। नाउ आपने अपने बचपन में थग ऑफ वॉर देखा ही होगा या फिर खेला भी होगा, ठीक है। तो थग ऑफ वॉर में होता क्या है, एक रोप होती है, ठीक है, बीच में एक लाइन होती है, यहाँ थोड़े लेफ्ट साइड में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, राइट साइड में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो रोप को लेफ्ट साइड डायरेक्शन में खींचते हैं, और जो ये राइट साइड के पीपल है वो राइट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब राइट साइड में खींचते हैं रोप को, ठीक है। अगर समझो यहाँ जैसे मैं यहाँ ये वाले जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब आपको पता है कौन सी साइड की टीम जीतेगी, ये वाली साइड की टीम जीतेगी। क्यों, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि हाँ हमने डायरेक्ट सीधा एडिशन सब्सट्रैक्शन हुआ, ठीक है। आप बोलोगे 20 - 10 मतलब इसलिए सब्सट्रैक्शन हमने सिंपली कर दिया, मतलब नेट फोर्स कितना आया अपना 20 - 10 = 10 न्यूटन का अपना नेट फोर्स आया, और वो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ तो डायरेक्ट मतलब माइनस ही किया ना, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम माइनस थोड़ी कर सकते हैं। आपने तो बोला था स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ सब्ट्रैक्शन में और एडिशन होता है। अभी एक और देखते हैं, यही चीज़ को हम थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनको थोड़ा हाइट पे हमने पहुंचा दिया, ठीक है, यही लोग थोड़ा हाइट पे आ गए अब, ठीक है, और वही सेम रोप रखी है हमने, और यहाँ नीचे कोई हिंज या फिर कोई हुक से हमने इसको स्टिक कर लिया। अब ये वाले पीपल इस डायरेक्शन में इस रोप को खींच रहे हैं और ये वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। सो आप बताओ कि ये रोप अब कहाँ जाएगी, आप खुद सोचो। नीचे रस्सी है, ठीक है, आप इसको इधर से खींच रहे हो, वो वाले लोग उधर से ऐसे खींच रहे हैं, तो ये रोप आपको भी पता है कि ये जाएगी ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये हिंज अगर वीकली मतलब बाउंडेड होगा तो ये हिंज के साथ ऐसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है, ऐसी थी और एकदम से ऐसे आ जाएगी, ठीक है, मतलब से ऐसा होगा, आप समझ गए होंगे, राइट। सो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ अगर समझो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये जो मतलब ये जो क्या कहते हैं जो नेट फोर्स आया वो ऊपर के डायरेक्शन में आया, ठीक है। फर्स्ट केस में राइट साइड की डायरेक्शन में था, इस बार तो पूरा ऊपर की डायरेक्शन में आया नेट फोर्स, और ये 10 न्यूटन की इक्वल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी सिंपल एडिशन फॉलो नहीं करता, ना सिंपल सब्सट्रैक्शन मतलब सब्सट्रैक्शन फॉलो करता है। इधर इन केस 1 सिंपल सब्सट्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल था 180 डिग्री, ठीक है। जब दो फोर्स है वो 180 डिग्री पे होती है तो डायरेक्ट सिंपल सब्सट्रैक्शन होता है, और ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। अगर 180 डिग्री के अलावा 180 डिग्री एंड थीटा क्या है, थीटा = 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 डिग्री पे होता है एडिशन, सिंपल एडिशन होता है वेक्टर क्वांटिटी का, और क्या कहते हैं 180 डिग्री में सिंपल सब्सट्रैक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी का, ओके। लेकिन उसके अलावा कोई भी थीटा एंगल है, 0 और 180 के अलावा कोई भी थीटा एंगल है, तो उसमें डायरेक्ट सिंपली आप एडिशन नहीं कर सकते। वो एडिशन कैसे होगा, वो एडिशन होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से या फिर पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन से, उससे ही हम ऐड कर सकते हैं। और ये हम चीज़ अभी सीखने वाले थोड़ी ही देर में इसी वीडियो में, ठीक है। सो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड जैसे क्या है 10 न्यूटन 20 न्यूटन है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि ये जो है वेक्टर क्वांटिटी ये सिंपली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, ठीक है, 10-20 न्यूटन पे भी नहीं, उसके डायरेक्शन यानी मतलब दोनों फोर्स के बीच में एंगल क्या है वो उसे हम डायरेक्शन कह सकते हैं, ठीक है, मतलब वो एंगल पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसलिए तो भाई उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी को चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, और वेक्टर क्वांटिटी को चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और उसे फॉलो भी करना पड़ता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे वेक्टर क्वांटिटी क्या है, ठीक है। सो वेक्टर क्वांटिटी समझ गए। सो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्या समझाया था कि वेक्टर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट।
वेक्टर क्वांटिटी पता चल गया, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत है उसे वेक्टर क्वांटिटी कह देंगे। ठीक है, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर्स के थ्रू। सो देखिए, अब सीखेंगे हम कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वेक्टर नोटेशन। सो एक वेक्टर को आप दो तरीके से बता सकते हो, या कहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक अल्फ़ाबेटिकली और एक डायग्रामेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली में आपको क्या करना है, आपको करना है अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड कैपिटल लेटर विथ एन एरो ओवर इट। मतलब आपको अल्फ़ाबेट पता ही होगा, आपको एक लेटर लेना है, उसके ऊपर एक एरो लगा देना है। सो इसे हम कहेंगे वेक्टर। जैसे यहाँ है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और इसे ऐसे बोला भी जाता है अल्फ़ाबेट ए बी सी डी, और उस पर लगा, मतलब उसके कॉन्जिक्यूटिवली लगा दो वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। समझ गए। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वेक्टर क्वांटिटी के एक मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड को अगर बताना हो, ठीक है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना हो, तो हमें क्या करना है, वही जो सेम वेक्टर है ना, वेक्टर ए वेक्टर, उसके आगे मतलब आगे पीछे दो डंडी लगा देनी है, यानी डंडी यानी मॉड्यूलस। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में मॉड्यूलस क्या होता है। ठीक है, सो मॉड्यूलस लगा दो वेक्टर पे और वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंट करेगा वो। सो अभी आपने समझ लिया अल्फ़ाबेटिकली कैसे करना है रिप्रेजेंट, लेटर लिखो अल्फ़ाबेट, उस पर एरो। अभी हम समझते हैं डायग्रामेटिकली कैसे करना है। सो डायग्रामेटिकली आपको क्या करना होता है, एक एरो बना देना होता है। ठीक है, और आपको इसमें दो बात याद रखनी है। कि क्या बात याद रखनी है, कि जो ये एरो होता है ना, एरो पूरा सा, उसके जो लेंथ होता है ना, लेंथ बताता है उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसका जो वी, ये जो एरो जैसा पार्ट है, ठीक है, मतलब ये जो वी थोड़ा सा टिल्टेड है, वो उसका डायरेक्शन बताता है। और आप ये देख रहे हो एंड ऑफ ए वेक्टर, मतलब ये सिंपल एक लाइन, ये जो एंड है ना, उसे हम कहते हैं टेल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, और ये जो एरो वाला आगे का पोर्शन है, उसे हम कहते हैं हेड ऑफ एन वेक्टर। ये हेड ऑफ अ वेक्टर ही उस वेक्टर का, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन बताता है। और ये जो वेक्टर है उसकी जो लेंथ है, ठीक है, ये जो एरो है उसकी जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड बताना है। अब आपको ये जो हमने पढ़ा उसमें से आपको क्या चीज़ याद रखनी है वो समझ लेते हैं। वेक्टर नोटेशन में आपको क्या, अल्फ़ाबेटिकली हमें क्या करना है, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट लेना है, उस पर एरो लगा देना है। अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड दिखाना हो, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना हो, तो उसी वेक्टर में हम मॉड्यूलस लगा देते हैं। डायग्रामेटिकली क्या करना है, एक एरो होता है, ठीक है, उसके एंड पोजीशन को हम एंड ऑफ ए वेक्टर कहते हैं, या सॉरी टेल ऑफ ए वेक्टर कहते हैं, और उसका आगे वाला पोर्शन होता है उसे हेड ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। वेक्टर की जो एरो है ना, वो लेंथ होता है, उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो लेंथ है उस एरो की वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और जो वो आगे का पार्ट है हेड ऑफ अ वेक्टर, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझ लिया। अब हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, और उसके बाद हम देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में ही आता है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलो फटाफट हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर में कितने टाइप के वेक्टर है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, those vectors which have equal magnitude and same direction are called equal vectors। मतलब समझो ये एक वेक्टर है, इसका नाम देता हूँ मैं ए वेक्टर। ठीक है, और एक और वेक्टर है, इसका नाम मैं देता हूँ बी वेक्टर। आप यहाँ देख सकते हो दोनों वेक्टर की लेंथ सेम है। मैंने क्या कहा था पहले, लेंथ इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इन वेक्टर्स। ठीक है, मतलब वेक्टर एरो जितना लंबा होगा उसका मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा, राइट। सो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ही एक्स डायरेक्शन में, दोनों ही एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, सो मैं कह नहीं सकता कि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका डायरेक्शन सेम है। मैंने आपको क्या बोला था, वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओनली। यहाँ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही सेम है, तो मैं कह नहीं सकता कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। सो दिस इज ट्रू। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मीन्स दोनों की एरो की लेंथ सेम है, और डायरेक्शन भी दोनों का सेम है, एक्स डायरेक्शन पे दोनों मतलब फॉल करते हैं। ठीक है, सो समझ लिया इक्वल वेक्टर्स क्या होता है। अब हम समझते हैं पैरेलल वेक्टर क्या होता है। सो पैरेलल वेक्टर कहते हैं दीज आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मे इक्वल और डिफरेंट। मतलब अभी आप देखो, जैसे ये मैं लेता हूँ वेक्टर ए, ठीक है, अब मैं दूसरा वेक्टर लेता हूँ, ठीक है, दूसरा वेक्टर,
जिसको मैं कहता हूँ, चलो ये लिया मैंने दूसरा वेक्टर, ठीक है, दोनों की लेंथ आप देख सकते हो, दोनों की लेंथ अलग है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम तो नहीं है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन पे क्या कहते हैं, फॉल कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही एक्स डायरेक्शन के एक्स डायरेक्शन की तरफ है, ठीक है। सो दोज वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन ए एंड बी वेक्टर की सेम है, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल और डिफरेंट, यानी मैं कह नहीं सकता कि हर एक इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। ये बात ध्यान देने वाली है और ये बात आप याद रखना, ठीक है। सो पैरेलल वेक्टर समझ लिया हमने क्या होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? These are those वेक्टर which have opposite डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड में इक्वल और डिफरेंट। मतलब ये मैं वेक्टर लेता हूँ ए, ठीक है, ये ए वेक्टर है, और मैं दूसरा वेक्टर लेता हूँ बी, ठीक है, ये दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है, बट क्या कहते हैं, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, लेंथ सेम है, मतलब मैं कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन है। Therefore, from this definition, can't I say कि those vectors which have opposite direction and magnitude may equal or different are called anti-parallel vector। मतलब आप क्लियरली, यार कितनी बार बोलूँ मैं, दोनों ही आप देख सकते हो कि दोनों का लेंथ सेम है, सो मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सो हम इसे कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर समझ लिया। अब हम समझते हैं कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं? These are those vector which act along the same line, ठीक है, दोनों एक ही लाइन पे, मतलब क्या कहते हैं, एक्ट कर रहे हैं। जैसे थग ऑफ वॉर वाला जो एग्जांपल दिया था, जो 180 डिग्री पे था, वो भले ही अपोजिट डायरेक्शन में था, लेकिन एक्ट तो एक ही लाइन पे कर रहे थे ना, तो हम कह सकते थे कि वो जो न्यूटन था, 10-20 न्यूटन जो हम वेक्टर से दिखा रहे थे, वो दोनों 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का जो वेक्टर था, दोनों जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, वो दोनों कोलिनियर वेक्टर्स थी, केस वन वाला, ठीक है। सो these are those vector which act along the same line, that is vector lying in the same line, मतलब एंगल बिटवीन देम कैन बी 0 और 180, ठीक है। सो यहाँ मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ मैं ले लेता हूँ ए वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बी वेक्टर, दोनों को अगर मैं ज्वाइंट करूँ तो आप देख नहीं सकते एक लाइन बन रही है, ये लाइन बन रही है, इसलिए इन दोनों वेक्टर को हम कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर। आई होप आप समझ गए होंगे कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं। अब जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज नोन एज जीरो वेक्टर। जो वेक्टर है, एक वेक्टर आपने लिया, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो उसे जीरो वेक्टर कहेंगे, ठीक है। द डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड क्योंकि वो जीरो वेक्टर है, ठीक है, और इट इज मोस्ट लाइकली रिप्रेजेंटेड बाय ओ। ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है नहीं, ये तो जस्ट थियोरेटिकली आपको बताना था, इसलिए बता दिया। एक जीरो वेक्टर मतलब सिंपली आपको इतना याद रखना है कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसे जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम पढ़ने वाले, मतलब जा रहे हैं, वो है यूनिट वेक्टर, ठीक है गाइस, ये आपको ठीक से आना चाहिए, अब ध्यान से देखना, मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिटी मतलब एक, कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे, एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? जो आपके पास कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है या फिर है एक डायरेक्शन पे, तो उसे यूनिट वेक्टर कहेंगे। और उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? जैसे हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे ए वेक्टर, उसे रिप्रेजेंट करना है। अब ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, हर एक वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है। जैसे यहाँ ए वेक्टर है, अब उसका यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखेंगे? हम जस्ट लिख देंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, टोपी पहना देनी है, अल्फाबेट लिखा, टोपी पहना दो उस पर, तो वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया हर एक वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या होगा, समझो समझो। अब मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ आए। समझो ये एक वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है, और ये कुछ अराउंड 10 न्यूटन का है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, ठीक है। तो इसका जो एक कैप मतलब यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा पता है? वो होगा एक छोटा सा वेक्टर जिसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर,
और ये कितने, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 न्यूटन। मैंने आपको जैसे बताया कि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो 1 कुछ भी हो सकता है, 1 न्यूटन भी हो सकता है, 1 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, सब कुछ हो सकता है। बस वो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया कि समझो ये वेक्टर है 10 न्यूटन का, तो उसका यूनिट वेक्टर उसी के डायरेक्शन में होगा, लेकिन बट उसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। समझ लिया हमने, डायग्रामेटिकली समझ लिया। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। सो जैसे क्वेश्चन था हमारे पास, ए वेक्टर दिया गया है, ठीक है। अब हमें ए कैप निकालना है, तो ए कैप कैसे निकालने का, उसका वेक्टर, जो वेक्टर गिवन है डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से हमें उसे डिवाइड कर देना है, ठीक है। समझ नहीं आया सर, ठीक से लिखो, ठीक है। लिख रहा हूँ भाई, वेक्टर लिखा मतलब यहाँ वेक्टर में क्या गिवन था, ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड। अगर आई होप आपको याद है मैंने क्या लिखा है, पहले बताया था कि अल्फाबेटिकली अगर हमें बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे दिखाएंगे, ए वेक्टर लिखा, उसके आजू बाजू 2 डंडे, मॉड्यूलस, तो मैं कह सकता हूँ ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। सो आई होप आप समझ गए यूनिट वेक्टर क्या होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यूनिट वेक्टर, इसलिए मैं एक स्मॉल सा रिकैप देना चाहता हूँ। यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो भी पार्टिकुलर डायरेक्शन पे एक्ट करता है या फिर होता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर जिसका भी निकालना है इक्वल्स टू वो वेक्टर डिवाइड बाय उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप सोचोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालें, इसी वीडियो में हम आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा एंगल ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दोनों चीज़, और उसमें आप क्लियरली समझ जाओगे। थोड़े से पेशेंट रहो, ठीक है। सो अब हमने फॉर्मूला सीख लिया, अभी हम एक थोड़ा सा साइन कन्वेंशन सीखेंगे, ठीक है। छोटा सा एक साइन कन्वेंशन है, समझ लो, ये साइंटिस्ट लोग हैं ना, उन्होंने निकाला, ठीक है। सो देखो, आपको पता ही होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस होता है, और ये जेड एक्सिस होता है, राइट। सबको पता है यार, बेसिक क्लास, छोटे क्लास से आपने पढ़ा होगा, राइट। सो अगर ये एक साइन कन्वेंशन की तरह आप समझ लो कि कोई भी वेक्टर है, ठीक है, अगर वो एक्स डायरेक्शन में है और अगर वो यूनिट वेक्टर है ना, एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। वाई एक्सिस पे जो भी वेक्टर होता है उसका यूनिट वेक्टर होगा, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं जी कैप से। और जो z एक्सिस पे होता है, ठीक है, z एक्सिस के डायरेक्शन पे जो वेक्टर होता है, ठीक है, उसके यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं k कैप से। यानी अगर समझो x एक्सिस में है, चलो समझो ये x एक्सिस में एक है, ये समझ लो ये एक यूनिट है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे i कैप। अगर ये y डायरेक्शन में है तो हम इसमें लिखेंगे j कैप। अगर ये z डायरेक्शन में, z एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ लिखेंगे k कैप। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या नोट किया जाता है, आई कैप। अगर y एक्सिस के डायरेक्शन में होता है तो हम क्या कहते हैं, j कैप, और z एक्सिस के डायरेक्शन में होता है तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं k कैप से, ठीक है। आई होप आपने यूनिट वेक्टर समझा होगा, क्योंकि आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वापस मैं एक छोटा सा आपको रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है। आई नो आप थोड़े परेशान हो गए होंगे, लेकिन आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को रिकैप देना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है, उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे है यूनिट वेक्टर तो हम उसे आई कैप से डिनोट करते हैं। अगर वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर है तो उसे जे कैप से डिनोट किया जाता है। अगर जेड एक्सिस पे अगर वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर है तो उसे के कैप से डिनोट किया जाता है। सो आई होप आपने यूनिट वेक्टर समझ लिया होगा क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन, ठीक है। सो वेक्टर एडिशन मतलब दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है। अब वेक्टर्स को ऐड करने के टोटल 3 तरीके हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। और हमारे सिलेबस में अभी
पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है। तो हम अभी ये दोनों लॉ सीखेंगे वेक्टर एडिशन में। तो ये दोनों लॉ सीखने से पहले हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं और थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं, ठीक है। तो आप लिखना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहली बात, एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है आई कैप से, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ी टाइम पहले पढ़ा है, तो भी एक बार वापस रिवीजन हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है जे कैप से, ठीक है। जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को डिनोट किया जाता है स्मॉल के कैप से। ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको एग्जाम में प्रॉब्लम कैसे दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अगर आप मतलब बिगिनर हो, ठीक है, अभी 11th में आए हो, तो आपको ये चीज़ थोड़ा डरा देती है कि भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इसमें है क्या, ठीक है। अब हम तीन वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है। ये ए वेक्टर है, हम और तीन वेक्टर ले रहे हैं। कौन से? पी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू 3i कैप, क्यू वेक्टर इक्वल्स टू माइनस जे कैप एंड एस कैप इक्वल्स टू 2k कैप। आप सोच रहे हो कि ये क्या आई जे ये के कैप क्या है, ठीक है। सो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है आई कैप, ठीक है। अब मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ ये क्या बता रहा है। ये पी वेक्टर दिखता कैसे है मैं आपको अब बताता हूँ। ये हमारा कार्टेशियन है पूरा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई, ओके। जेड भी बनाना पड़ेगा और ये अपनी जेड, ठीक है। नाउ ये जो पी वेक्टर है इसमें क्या लिखा है 3i कैप। सो ये सब लोग जानते हैं ग्राफ में ये क्या होता है ओरिजिन ओ, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ठीक है, सबको पता होगा, ठीक है। अब ये 3i कैप मैंने आपको क्या कहा था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, ठीक है। तो समझो ये 1 है 2 3 1 2 3। सो पी वेक्टर कैसा आएगा इसमें पता है 3i कैप, ये है वेक्टर, ठीक है। यानी अगर मैं इसको डिफरेंट अलग से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है। ये है पी वेक्टर जो कितना है, यहाँ है 0 0 0, यहाँ पे 3 0 0। मतलब समझे आपका मन में क्या कहना चाह रहा हूँ। एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है इंटू 3 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 1 3 कितना होता है 3 होता है, राइट। 3 1 3 होता है। सो हमने ये क्या, आई का मैग्नीट्यूड क्या है 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर है 1 इंटू 3। सो ये एक वेक्टर है पी वेक्टर ये है। क्यू वेक्टर क्या है माइनस जे कैप, ठीक है। तो हम उल्टी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में जाएंगे तब माइनस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये तो -1 माइनस आई कैप है, तो ठीक है -1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो क्यू कैप है वो कुछ ऐसा है, यहाँ है 0 0 0 और यहाँ पे है 0 -1 0 और ये क्या है, ये है हमारा क्यू वेक्टर, ठीक है। अब आप देखो एस वेक्टर क्या है 2k कैप, मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस में 2 गुना कदम आगे चलना है हमको, ठीक है। सो k है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहने वाला है क्योंकि तीनों ही यूनिट वेक्टर है, ठीक है। उसमें इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ठीक है। सो इधर 1 है इधर 2 है, ठीक है 1 2। तो ये वेक्टर कितना है, ये वाला वेक्टर कुछ ऐसे है, ओके। ये वेक्टर ऐसे है और इसको मैं अगर अलग से बनाऊं तो ये कुछ वेक्टर ऐसे है, इसकी मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है। सो इसका ये पॉइंट होगा 0 0 0 2 और ये होगा 0 0 0, ठीक है। और ये है हमारा एस वेक्टर। अब अल्टीमेटली मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप जब स्टार्ट करोगे, ये मैंने इतना बताया बेसिक, आपको ऐसे मतलब सवाल में ऐसा बेसिक नहीं आएगा। आपको सवाल पूछा जाएगा ऐसा, ठीक है। ये क्यों क्वेश्चन है, ये दे दी जाएगा ए वेक्टर ये है, ए कैप निकालो। अब मोस्टली स्टूडेंट है ना घबरा जाते हैं कि भाई ये कितना बड़ा सा एक्सप्रेशन ये क्या दिया है, ये कुछ नहीं दिया। ये पी वेक्टर क्यू वेक्टर एस वेक्टर है, इनका एडिशन है। यानी ए वेक्टर क्या है
ए वेक्टर इज जस्ट नथिंग बट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर। सो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि एक वेक्टर वेक्टर के एडिशन से बना है, ठीक है। और यही वेक्टर एडिशन में दो लॉ आएंगे, ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। सो अभी आपको पता चल गया ये वेक्टर कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये वेक्टर कुछ इस तरीके से बना है हमारा। तो अभी हमें पता चल गया कि ये वेक्टर इन तीनों वेक्टर का एडिशन है, ठीक है। सो अभी हम इस सवाल को पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया आएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया था कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। सो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है जो वेक्टर दिया गया है, यहाँ गिवन वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर, ठीक है। सो गिवन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ओके। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रहनी चाहिए, ठीक है। नाउ मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। सो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर को हम ए कैप बताएंगे, राइट, ए कैप बताएंगे। अब इस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ आना चाहिए गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। लेकिन नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अब गाइस यहाँ ध्यान देना, जो भी वेक्टर दिया जाए और उसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, तो एक फॉर्मूला है, या फॉर्मूला नहीं एक तरीका है, वो आपको सीखना है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं। सो देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ ई वेक्टर दिया है, वो क्या है, 3i कैप माइनस जी कैप प्लस 2k कैप, ओके। अब मेरे को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये वेक्टर और उस पर मॉड्यूलस लगा देते हैं। सो क्या अब वो निकालेंगे कैसे, वो होगा अंडर रूट ऑफ जितने भी यहाँ कोफिशिएंट देख पा रहे हो, आई कैप जी कैप की कैप के। जैसे आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, मतलब आई के आगे कौन सा नंबर लिखा है, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ जी के आगे क्या लिखा है, आप होगे कुछ तो नहीं लिखा, अगर लिखा है ध्यान से देखो 1 लिखा है, -1 लिखा गया है, ठीक है। सो -1 का स्क्वायर की कैप के आगे क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर। नाउ ऐड किया जाए, 3 का स्क्वायर 9, इसका 1, इसका 4। सो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया अंडर रूट 40, ओके। समझ गए कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 40। मतलब मैं एट द एंड क्या सिखाना चाह रहा था कि हमें ए कैप कैसे निकालना है, ए वेक्टर गिवन बाय उसका मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करता है, मॉड्यूलस से, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या दिया गया है, ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर लिखे हम 3i कैप माइनस जी कैप प्लस 2 कैप, 3i कैप माइनस जी कैप प्लस 2k कैप, ओके। यहाँ हमने मैग्नीट्यूड निकाला, क्या आया, रूट 40। सो ए कैप क्या आया, ए कैप आया 3/3 डिवाइड बाय अंडर रूट 14 आई कैप प्लस नहीं सॉरी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 2 अंडर रूट 14 की कैप। सो आपने देखा ऐसे हम निकालेंगे एक यूनिट वेक्टर जब हमें गिवन हो कि वेक्टर गिवन हो तो उसका यूनिट वेक्टर इस तरीके से निकाला जाता है। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और बार रिपीट करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा नोट से आपको ध्यान रखना है। आपको आई कैप जी कैप और की कैप देख के घबराना नहीं है, ठीक है। आई कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जी कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, की कैप इज जस्ट नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। हमें यहाँ वेक्टर दिया गया था, ठीक है। ये वेक्टर दिया गया था 3i कैप माइनस जी कैप प्लस 2k कैप। अब कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है जो वेक्टर दिया गया है उसे हम डिवाइड कर देते हैं उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है उसके जितने भी आई कैप जी कैप और के कैप है उसके आगे के कोएफिशिएंट होते हैं ना, उनको लेना है, वो नंबर को लेना है, उनको स्क्वायर करके ऐड करना है, ठीक है। और जो आंसर आया उसको अंडर रूट में डाल देना है, यानी स्क्वायर रूट कर देना है, और वो होता है आंसर उसके मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे लिखा कि इस ए वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना था,
इधर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मॉड्यूलस से लिखा जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट क्या है -1 का स्क्वायर, की कैप का क्या कहते हैं कोएफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर किया, टोटल किया और उस पर एक अंडरस्कोर होता है, मतलब क्या कहते हैं अंडर रूट है। ओके, सो अगर आपको लिखना हो कि क्या कहते हैं कोई भी वेक्टर जनरल फॉर्मूला कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का ये होता है, और आप ये अपने नोट्स में लिख देना, ठीक है। कोई भी एक वेक्टर लेते हैं आर, ठीक है, और वो वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जी कैप प्लस सी के कैप। सो अगर उसी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, आर वेक्टर का मॉड्यूलस मतलब उसका मैग्नीट्यूड वो निकालना होता है, वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ठीक है। आपने इतना सीख लिया, आपने बहुत सारे सवाल इससे सॉल्व कर डाले, अब आपको इतनी चीज पता चल चुकी है। अब हम सीखेंगे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सो आपका टाइम वेस्ट हमें करना नहीं है, तो भी आपने फर्स्ट देख लेते इन शॉर्ट ट्राइंगल ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहना क्या चाहते हैं, फिर उसकी थियरी भी हम देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहना चाह रहे हैं, हम एक वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर, बट ध्यान देना बी वेक्टर हम कहाँ लेंगे, ऐसा लेंगे कि जो बी वेक्टर है ना उसका जो टेल है ना, टेल किसे कहते हैं, एक वेक्टर होता है, ये वाले पोर्शन को कहते हैं हेड, और ये वाला जो पीछे वाला एंड वाला पोर्शन होता है इसके कहते हैं टेल। ओके, तो ये टेल वाला पोर्शन है ना, वहां से एक दूसरा वेक्टर लेंगे हम बी वेक्टर, ठीक है। सो ये बी वेक्टर कहाँ है, ए वेक्टर के हेड पे चिपका हुआ है, ठीक है, इसका टेल। सो अगर हमें दो वेक्टर दी जा रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, उसका हमें रिजल्टेंट वेक्टर या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, और वो रिजल्टेंट वेक्टर हमें चाहिए और वो किस डायरेक्शन में होगा वो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताता है। मतलब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। सो वो कुछ तो आंसर आएगा, ठीक है, दो वेक्टर एडिशन करेंगे तो दो आंसर, मतलब क्या कहते हैं अगर दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो कुछ तो आंसर आएगा, ठीक है। अब मोस्टली हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, ये जो आंसर आएगा ना उसे कह देते हैं हम रिजल्टेंट वेक्टर, उसे हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है आर और ऊपर एरो आर वेक्टर से, ठीक है। सो ये आर वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पता है कि ये होगा कुछ इस डायरेक्शन में, ये होगा आर वेक्टर, कहां से कहां, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, मतलब ए वेक्टर की टेल से निकलेगा और ये एंड होगा बी वेक्टर के हेड पे, ठीक है। आपने ये ध्यान दे दिया, ये क्या कह रहा है, ये जस्ट इतना कह रहा है कि हमने ए वेक्टर लिया, उसकी हेड पे हमने बी वेक्टर को चिपकाया, बी वेक्टर का क्या चिपकाया, टेल चिपकाया, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा कि ये ए वेक्टर है उसकी टेल से स्टार्ट होगा ये और एंड होगा बी वेक्टर के हेड पे, और वो कुछ ऐसा मतलब एंगल समझ लो थीटा बनाएगा, ठीक है। सो ये अभी ये थीटा एंगल अभी अपने को मतलब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में देखेंगे, ठीक है। वो एंगल वहाँ हम सीखेंगे कैसे निकालना है, ठीक है। सो अभी हमें क्या जानना है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर के हेड पे है, क्या है उसका टेल है, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ए वेक्टर के टेल से स्टार्ट होकर बी वेक्टर के हेड पे जाएगा, ठीक है। हमने समझ लिया, बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम समझेंगे उसका मतलब थियोरेटिकल मीनिंग, तो मतलब थियोरी जानेंगे क्या है, ठीक है, क्यों इसे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि हमने सीखा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक्चुअली में सिर्फ डायरेक्शन बताता है रिजल्टेंट वेक्टर की, ठीक है। और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है, इस देखो ऐसा होता है ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल है और ये थोड़ा बहुत ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको पता चल गया क्यों कहते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब उसके स्टेटमेंट पे थोड़ा ध्यान देते कि वो उसका स्टेटमेंट क्या कहता है। उसका स्टेटमेंट देखो वो क्या कह रहा है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, टू वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की दो साइड की तरह दिख रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर। आप सोच रहे हो कि टेकन इन सेम ऑर्डर मतलब टेल टू हेड मतलब टेल से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टेल से, एंड कहाँ हो रहा है, हेड पे, ठीक है।
एंड हो रहा है हेड पे, इसे कहते हैं ऑर्डर। टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेकन इन सेम ऑर्डर। वापस पढ़ते हैं, इफ टू वेक्टर्स are represented by the two side of a triangle in magnitude and direction taken in same order, tail to head, okay, then the resultant, ठीक है, then the resultant is given by the third side of the triangle। जो थर्ड साइड होती है ट्राइंगल की, आप क्लियरली देख सकते हो आर वेक्टर थर्ड साइड है ट्राइंगल की, ठीक है। in magnitude and direction taken in opposite order, मतलब opposite order। अब देखो ये लाइन एक्चुअली क्या करे कि जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल होगा, आप क्लियरली देख सकते हो थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। नाउ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर मतलब या सेम ऑर्डर हमने पहले समझा क्या होता है, टेल टू हेड। अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आना चाहिए वो भी तो टेल टू हेड आना चाहिए ना। सेम ऑर्डर क्या होता है, टेल टू हेड। बट आप क्लियरली देख सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का है यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक, मतलब यहाँ हेड टू टेल है। आप क्लियरली देख सकते हो अगर हम ट्राइंगल के फ्लो में जाए, ठीक है, हम यहाँ से इतना जाए ए टू बी जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देख सकते हो ये है टेल टू हेड, बट रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लियरली देख सकते हो एरो किस तरफ जा रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज में जा रहा है, ठीक है। तो यही होता है ऑपोजिट ऑर्डर, मतलब टेल टू हेड, बट रिजल्टेंट वेक्टर उल्टा है, वो होता है हेड टू टेल, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हो बी वेक्टर के पास हेड है फिर टेल टू हेड, हेड टू टेल, इसलिए इस बार लिखा है टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब आपको समझ आ गया होगा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट का रियल मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे स्टेटमेंट ही नहीं समझ पाते, क्योंकि यस इसका मतलब लैंग्वेज बहुत हार्ड है, ऑपोजिट ऑर्डर सेम ऑर्डर एक बिगिनर को कैसे आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको समझा दिया क्या है सेम ऑर्डर, मतलब टेल टू हेड, बट ऑपोजिट ऑर्डर मतलब हेड टू टेल। रिजल्टेंट वेक्टर है, वैसे है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो यहाँ टेल से ही हेड की तरफ, लेकिन अगर हम ट्राइंगल को कंसीडर करें, ट्राइंगल आप जब बनाते हो कैसे बनाते हो, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से बंद होता है, ठीक है। ये अपना ट्राइंगल कैसे बन रहा है पता है, हमारा ये ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन जो थर्ड साइड है ना हम पूरा उल्टा घूम के यहाँ से वापस स्टार्ट करेंगे। ये कुछ इस तरह से बन रहा है अपना ट्राइंगल, और इसलिए इसमें ऑपोजिट ऑर्डर नाम की चीज आई है, ठीक है। समझ गए क्या कहना चाह रहे हो? एक और बार लास्ट टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, डायरेक्शन दिखा देता है अपने को रिजल्टेंट वेक्टर की। रिजल्टेंट वेक्टर अगर दो वेक्टर लिया जाए, ए वेक्टर बी वेक्टर फ्रॉम और जो बी वेक्टर है उसका टेल ए वेक्टर के हेड पे है, ठीक है, क्योंकि हमें सेम ऑर्डर में लाना है, क्योंकि ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कब लगेगा, जब सेम ऑर्डर में हो दो साइड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सो ए वेक्टर बी वेक्टर टेल टू हेड, जो उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल की डायरेक्शन, थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल की डायरेक्शन में है, लेकिन कैसे ऑपोजिट ऑर्डर में, ठीक है, हेड से टेल की तरह है, मतलब हेड मतलब स्टार्ट हो तो वो टेल से ही रहा है, लेकिन लिया कैसे जाएगा कि वो हेड पे जाएगा बी वेक्टर के और टेल से स्टार्ट होगा ए वेक्टर के। समझ गए? यही है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्राइंगल में हमने देखा यहाँ एक वेक्टर और फिर उसका जो सेकंड वेक्टर होता था, जैसे हमने लिया था बी वेक्टर, वो उसके हेड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ओके समझ गए। लेकिन पैरेललोग्राम क्या कह रहा है, एक वेक्टर लेते हैं हम ए वेक्टर समझो, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में। हम सेकंड वेक्टर अब लेंगे फ्रॉम द टेल ऑफ एन ए वेक्टर, मतलब फर्स्ट वेक्टर के टेल से, मतलब कुछ ऐसे। आई होप आप समझ रहे हो। ये है बी वेक्टर। क्या डिफरेंस है, ट्राइंगल लॉ में हम कैसे ले रहे थे, जो सेकंड वेक्टर था वो सेम ऑर्डर में था, ठीक है। यहाँ हमने अलग चीज की है, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी अलग चीज की। अगर हमने देखा हो तो यहाँ टू एडजेसेंट टेल ऑफ टू वेक्टर को चिपका दिया गया है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। आप पूछोगे सर पैरेललोग्राम क्यों कहा जाता है, इसे पैरेललोग्राम लॉ क्यों कहा जाता है। अब आप जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, ये क्या पैरेललोग्राम जैसा नहीं दिख रहा, इसलिए इसे कहते हैं पैरेललोग्राम ऑफ
वेक्टर एडिशन। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ। अगर आप है ना एक वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, कैसा शिफ्ट, पैरेलल शिफ्ट, ठीक है। एक वेक्टर समझो यहाँ है बी वेक्टर, ठीक है। तो आप चाहो तो इस वेक्टर को इस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को सेम रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों को सेम रखते हुए पैरेलली, ठीक है, पैरेलली हम इसे मूव करके यहाँ भी ला सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की और ये आपको ध्यान देनी जैसी है। क्या प्रॉपर्टी है ये आप नोट्स में लिख देना। कीपिंग द मैग्नीट्यूड and direction of a vector, you can shift the vector parallelly। ओके, थोड़ी राइटिंग खराब है, संभाल लेना, ठीक है। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को सेम रखते हुए आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ हमने बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया, ए वेक्टर को थोड़ा पैरेलली शिफ्ट किया, इससे पैरेललोग्राम बना, ठीक है। और पैरेललोग्राम क्या कहता है कि एक वेक्टर लिया ए, दूसरा लिया वेक्टर बी, दोनों की टेल को हमने जोड़ा तो एक रिजल्टेंट वेक्टर कुछ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसे कहते हैं डायगोनल, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम का डायगोनल की डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, कि पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना उसकी डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, ठीक है। डायरेक्शन ये कुछ इस तरफ से होगा, ठीक है। उसका हमें पता चल गया रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में, लेकिन एक्यूरेटली कितना, मतलब कितना किस एंगल पे, ए वेक्टर के किस एंगल पे ये रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, समझ लो हम उसे कहते हैं अल्फा, वो भी ये बताता है पैरेललोग्राम, ठीक है। और थीटा कहेंगे हम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होता है ये समझ लो, ठीक है। मैं छोटे क्वेश्चन में आपको लिख के समझा रहा हूँ। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, एक वेक्टर लिया बी, ई लेते हैं, चलो ये वेक्टर लिया। अब मैं करता हूँ दूसरा वेक्टर लेता हूँ, क्या, दूसरा वेक्टर लिया मैंने बी वेक्टर, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा कि आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं पैरेलली शिफ्ट करता हूँ और यहाँ ला देता हूँ बी वेक्टर। मैंने शिफ्ट किया, मैंने आपको नीचे बताया कि आप शिफ्ट कर सकते हो कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम। और अगर वो क्या, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 60। उसका मतलब क्या होता है पता है आपको, कैसे रखना है, किस पोजीशन पे रखना है वेक्टर। जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी टेल से जो दूसरा वेक्टर है उन दोनों की टेल को जोड़ना है, ठीक है। एडजेसेंट टेल को जोड़ना है और उसके बीच में जो एंगल बनेगा ना उसे हम कहेंगे थीटा। और जैसे इस केस में हमने इसको 60 डिग्री माना है, मतलब इन दोनों ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है। सो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर आपसे कोई सवाल में आपको पूछा गया, मतलब बताया गया, गिवन है ये इंफॉर्मेशन कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 60 डिग्री, ओके, तो वो क्या है, वो है दो एडजेसेंट वेक्टर की टेल को जोड़ के जो एंगल बीच में सबटेंड हो रहा है वो एंगल, उसे कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। डायग्राम में आप देखो थीटा क्या हुआ, ए और बी दोनों की टेल को जोड़ा, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक है, ये है। लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल ए वेक्टर से हमने अभी लिया है अल्फा, और ये पैरेललोग्राम लॉ ये भी बताता है, ठीक है। अल्फा भी बताएगा हमको, और रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बताता है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन का, रिजल्टेंट जो निकला ना इस कुछ इस डायरेक्शन में डायगोनल की तरफ निकल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड पता है क्या होगा, वो होगा इक्वल्स टू, ध्यान देना बहुत देना जरूरी है, वो होगा ए वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस से दिखाते हैं, उसका स्क्वायर प्लस, ध्यान देना गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी वेक्टर जो दूसरा वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड और उसका भी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है।
आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन इनटू cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, क्या है, दो वेक्टर लिया, उन दोनों का टेल को जोड़ दिया, बीच में जो एंगल सबटेंड हुआ उसे कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, सो हमें पता चल गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। डन। सो हमें क्या पता चला कि पैरेललोग्राम लॉ जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से हमें मिलता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, इसका डेरिवेशन है और नो डाउट वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा 12th के, राइट। और ये वीडियो 12th क्लास का ही है। हमें पता चला पैरेललोग्राम लॉ रिजल्टेंट वेक्टर कुछ डायगोनल के डायरेक्शन में होता है पैरेललोग्राम के, और उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस फॉर्मूले से निकलता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अल्फा इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड द रिजल्टेंट वेक्टर, और ये पैरेललोग्राम लॉ ये भी बताता है कि अल्फा हमें डायरेक्ट अल्फा नहीं पता चलेगा, हमें पता चलेगा tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ओके, सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें कितनी चीज़ बताता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन हमें याद कितनी रखनी है, हमें ये दो फॉर्मूला याद रखना है। क्या, रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर जो हमारा फर्स्ट वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस जो सेकंड वेक्टर जो हमारा था बी वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos थीटा। थीटा का है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर के टेल को साथ में जोड़ दो, बीच में जो एंगल सबटेंड होगा, दो वेक्टर को साथ में जोड़ा, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों की टेल को जोड़ा और जो बीच में एंगल सबटेंड हो रहा है उसे थीटा कहा जाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, हमने यहाँ अल्फा की सीखा था एंगल बिटवीन वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि हमें डायरेक्शन भी तो जाननी है कि रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। ठीक है, और जब हमें अल्फा निकालना हो तो ये निकलेगा, इससे जो वैल्यू आएगी tan इन अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा, इससे हमारा अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इससे tan इनवर्स, और ये जितना पोर्शन है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक है, ऐसे हम अल्फा निकाल देंगे। मतलब टोटल मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, पैरेललोग्राम लॉ में दो मेन वेक्टर किससे बनता है, मैंने आपको पहले बताया था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड दे रहा है, डायरेक्शन भी दे दिया, और ये है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। सो हमने समझ लिया, एक्चुअली हमने पूरी थियरी जान ली है जो आपको क्लास 12th फिजिक्स में ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, रैंडम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो हमें दिया गया है एक वेक्टर, ठीक है, जो है जिस वेक्टर ई वेक्टर दिया गया है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन का। ठीक है, एक दूसरा वेक्टर दिया गया है बी वेक्टर, ठीक है, और उसका भी मैग्नीट्यूड दिया है 20 न्यूटन। हमें कहा गया है कि ये दोनों जो वेक्टर हैं उसमें एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। ठीक है, आप भी क्लियरली देख सकते हो, एक्स एक्सिस की तरफ है, ये थोड़ा वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है, सो इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। तो कैसे बताएंगे, जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया क्या है, और मैंने अभी आपको बताया फॉर्मूला कैसे होगा रिजल्टेंट वेक्टर का। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। ठीक है, एक्चुअली मैंने सब कुछ दिया है, आपको फॉर्मूला में डालना है और निकालना है, बट एक बार आप डायग्रामेटिकली क्या होता है वो देख लेते हैं। थीटा इक्वल्स टू 90 मतलब क्या है पता है, यहाँ ई वेक्टर है। ठीक है, तो बी वेक्टर हम कैसे लगाएंगे, बी वेक्टर हम कैसे लगाएंगे ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है, टेल और टेल के बीच में सबटेंडेड होता है, मतलब यहाँ से टेल स्टार्ट करनी है।
सो हमने यहाँ से स्टार्ट की टेल और ये हमने बनाया बी वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल है हमारा 90 डिग्री। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा अगर हम ये मतलब ये दोनों वेक्टर को जोड़े तो। सो अभी हम आंसर लाते हैं। 20 न्यूटन का स्क्वायर होता है, मतलब जो 20 न्यूटन है ठीक है उसका स्क्वायर करें तो होगा वो 400 प्लस और 400 क्यूब। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है 20 न्यूटन प्लस 2 इंटू 20 कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 होता है 0, ठीक है। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये कितना आया 800 न्यूटन। और इसको और छोटे तरीके से लिख सकते हैं 20√2 न्यूटन, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया हमारा 20√2 न्यूटन, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मतलब एंगल कितना होगा, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। सो मैंने जैसे वो फॉर्मूला बताया आप उससे निकाल सकते हो, तो ये हम निकाल के दिखाते हैं ना, ठीक है। सो tan अल्फा फॉर्मूला याद है ना, भूलना मत गाइस, ठीक है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20, साइन होता है 90, साइन 91 होता है ना, ओके। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20 प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस 90 तो 0 होता है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं, समझ गया मैंने क्यों नहीं लिखा। 1 tan अल्फा 1। अब आप मेरे को बताओ tan किस एंगल पे 1 होता है? मेरे हिसाब से अल्फा इक्वल्स टू जब 45 होता है तब 1 होता है, समझ नहीं यार। tan 45 डिग्री क्या होता है 1। ये और ये इक्वेशन को कंपेयर करो, tan 45 इक्वल्स टू 1, tan अल्फा इक्वल्स टू 1। ये कंपेयर करके हमें पता चल रहा है कि अल्फा इक्वल्स टू 45, मतलब एग्जैक्ट बीच से निकलेगा, ठीक है। सो आपने क्वेश्चन देखा हमने कैसे सॉल्व किया, वैसे ही सवाल आएंगे, ठीक है। सो हमने अभी पूरा वेक्टर खत्म कर लिया, ठीक है। हमने उसकी सारी थियरी का वेक्टर कंप्लीट किए, हमने उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी किए, 2-3 क्वेश्चन किए, और इतना ही आपका क्लास 12 फिजिक्स में आपको ज़रूरी है, ठीक है। आप अभी आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इतना अगर आपके पास नॉलेज है मोर देन इनफ है और एक अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो हमने मोस्टली हर एक चीज़ सीख ली। अगर आपको सब कुछ ऐसे समझ आया हो तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड को ही शेयर करना, ठीक है, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ठीक है, कम नहीं होती। सो इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक तो ज़रूर करना, चैनल पसंद आ रही है सब्सक्राइब कर देना। हर हफ्ते आ रहे हैं वन शॉट।